निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिल जाने के बाद निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। तो देखिए, केमिस्ट्री में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का लेक्चर नंबर 2, एसिड्स की बेसिक प्रॉपर्टीज, बेसिक चीज़ें हम जान चुके हैं। अब जो ज़रूरत है वो है एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ जानने की। एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। H+ आयंस का क्या कंसेप्ट है एसिड से रिलेटेड, उसको जानेंगे कि व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। और हमें क्या बात करनी है, आज क्वेश्चन भी होंगे। देखिए, क्योंकि एसिड्स का आज सारा पार्ट खत्म हो जाएगा, हमने आज पूरा एसिड्स कवर कर लेंगे, तो लास्ट में कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे एसिड्स के ऊपर, जितने भी उसमें कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया है। देखिए, शुरू करना है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के साथ। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, अगर मैं हेडिंग डालूं यहां पे, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, लेक्चर नंबर 1 आप लोगों ने देख ही लिया होगा। उसमें हमने बात करी थी एसिड्स क्या है, एसिड का बेस क्या है, बेसिक चीज़ क्या है एसिड के बारे में। आज थोड़ा एडवांस तक जाना है, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की बात करनी है, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की बात करनी है। देखिए, प्रॉपर्टीज की 4 बेसिक प्रॉपर्टी होती हैं, मतलब एसिड्स की 4 बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं एंड 4 एडवांस प्रॉपर्टीज होती हैं। तो टोटल 8 प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है यहाँ पे। तो पहले पढ़ते हैं 4 क्या बेसिक प्रॉपर्टीज है। देखो, सबसे पहले तो हम पढ़ चुके हैं सोर टेस्ट है उसका, ठीक है, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ ही चुके हैं। दूसरी चीज़ भी हम पढ़ चुके हैं, ब्लू लिटमस पेपर को ये रेड लिटमस पेपर में बदल देता है। और क्या पढ़ चुके हैं हम, देखिए, और जो अभी हमने नहीं पढ़ा वो है कि एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इस प्रॉपर्टी को हम, इस प्रॉपर्टी की डिटेल में बात करेंगे जब हम H+ आयंस वाला कंसेप्ट पढ़ेंगे कि एसिड्स का जो सोल्यूशन होता है वाटर में, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करता है, कैसे करता है। तो अभी इस प्रॉपर्टी को होल्ड पे रखते हैं, लेकिन आपको ये याद रखने की एसिड्स इन सोल्यूशन विद वाटर, मतलब एसिडिक सोल्यूशन जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। देखिए, लास्ट प्रॉपर्टी जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो है दैट एसिड्स हैव कोरोसिव नेचर, एसिड्स हैव कोरोसिव नेचर, मतलब एसिड जो है वो हार्मफुल है। कोरोसिव का मतलब हार्मफुल, स्किन के लिए हार्मफुल, किसी भी सब्सटेंस के लिए जो नेचर में है एसिड्स बहुत हार्मफुल है। खासकर स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं, यानी कंसनट्रेटेड मिनरल एसिड जो होते हैं, हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी कि कंसनट्रेटेड मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, वो बहुत हार्मफुल होते हैं। वो मैंने आपको बताया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड यानी स्ट्रॉन्ग कंसनट्रेटेड मिनरल एसिड्स आर वेरी हार्मफुल। ये स्किन पे भी बहुत हार्मफुल है। अगर गलती से आपके कंसनट्रेटेड एसिड आपकी स्किन पे गिर जाए तो आपकी स्किन को बर्न कर सकता है, स्किन में होल डाल सकता है, इतना ये हार्मफुल होता है। तो लेबोरेटरी में भी इसे इट शुड बी हैंडल्ड विद केयर। बाकी बेसिस भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बेसिस भी बहुत कोरोसिव होते हैं, हार्मफुल होते हैं। ऐसा नहीं खाली एसिड्स ही हार्मफुल होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं ना, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये भी बहुत हार्मफुल होते हैं। लेकिन अभी बेसिस की बात नहीं करनी है, उसको जब हम बेस पढ़ेंगे तब बात करेंगे उसकी। अभी फिलहाल इतना समझ लें कि एसिड्स, खास करके स्ट्रॉन्ग एसिड्स यानी कंसनट्रेटेड मिनरल एसिड्स, आर वेरी हार्मफुल इन नेचर, दे आर कोरोसिव इन नेचर, दे कैन कॉज हार्म टू आवर स्किन, वुड और एनी सब्सटेंस, ठीक है। तो ये थी 4 बेसिक प्रॉपर्टीज। एसिड्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये प्रॉपर्टीज एसिड्स की जरूर से जरूर पता होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अब जो आगे की प्रॉपर्टीज की हमें बात करनी है वो थोड़ी केमिस्ट्री से रिलेटेड है, थोड़ी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से रिलेटेड है। आइए देखिए वो प्रॉपर्टीज क्या है, उनको भी जानते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5th, 6th, 7th एंड 8th, ये जो बची हुई 4 प्रॉपर्टीज हैं उसे पढ़ना है। धीरे धीरे करते करते उसे भी पढ़ेंगे, फिर वो H+ आयंस वाला कंसेप्ट भी पढ़ेंगे। तो सारी चीज़ें को हमें आज एसिड्स के सारा पूरा जितना भी सिलेबस है सारा कवर करना है। फिलहाल 5th प्रॉपर्टी देखिए, 5th प्रॉपर्टी क्या है। 5th प्रॉपर्टी अगर मैं बात करूं तो 5th प्रॉपर्टी कहती है कि एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म। देखिए, क्या एसिड को जब रिएक्ट करो मेटल से तो क्या बनता है सॉल्ट एंड वाटर। थोड़ा केमिकल रिएक्शन वाला आपको फील आ रहा होगा,
ये लाइन कह रही है कि जब एसिड्स को हम किससे रिएक्ट करेंगे, मेटल से, कोई भी मेटल्स के साथ अगर एसिड रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट बनाएगा एंड वाटर बनाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल Zn का नाम सुना है, जिंक, जिंक इज एन मेटल, ठीक है। इस मेटल को क्या करा मैंने, एक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया। लेट से एसिड लिया मैंने HCl एसिड लिया, इसको इससे रिएक्ट करवाया। ये देखिए इसको कहते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड है। तो इक्वेशन क्या कहती है कि जब एक मेटल एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनेगा। देखिए सॉल्ट, इनकी सॉल्ट क्या बनेगी, देखिए जो Zn है वो H से ज़्यादा रिएक्टिव है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, ZnCl सॉल्ट बनेगी। यहाँ पे Zn जगह ले लेगा HCl की, ZnCl। एंड आई एम सॉरी यहाँ वाटर नहीं हाइड्रोजन बनेगा, माय बैड, वाटर नहीं यहाँ पे हाइड्रोजन बनता है। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन भी होगी कि सर ने वाटर क्या लिख रखा है, हाइड्रोजन बनता है यहाँ पे, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो ZnCl बनेगा, देखिए सॉल्ट बनेगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। अभी H जो है हाइड्रोजन बेचारा अलग से पड़ा रहेगा तो वो हाइड्रोजन गैस में इवॉल्व हो जाएगा। तो कोई भी, ऐसा नहीं सिर्फ यही रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन अगर हम एसिड की मेटल से करवाएं तो रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनती है, जिस भी मेटल से करवाने उसकी एक सॉल्ट बनेगी, प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी रिएक्शन में, हाइड्रोजन गैस जरूर से जरूर इवॉल्व होगी। तो ये है पहली प्रॉपर्टी एसिड की कि जब भी किसी एसिड को आप मेटल से रिएक्ट करवाओ तो उसकी रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनती है, उस मेटल की सॉल्ट, मेटल सॉल्ट बनती है, प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। अब बढ़ते हैं 6th प्रॉपर्टी की तरफ। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी की, जब एसिड किससे रिएक्ट होता है तो क्या बनता है, जब एसिड इससे रिएक्ट होता है तो क्या बनता है, ये सारी प्रॉपर्टीज काम आएंगे आपको आगे अपने बाकी के चैप्टर्स में भी और इस चैप्टर्स में भी। तो देखिए 6th प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं, वो भी ऐसी है, 7th भी ऐसी है एंड 8th भी ऐसी है, मतलब केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का यूज हो रहा है उसमें। देखिए क्या कहती है प्रॉपर्टी, 6th प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं। 6th प्रॉपर्टी कहती है, 6th प्रॉपर्टी कि एसिड्स react with metal carbonates और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स टू फॉर्म, देखिए एक तो सॉल्ट बनेगी, जो भी रिस्पेक्टिव सॉल्ट होगी मेटल सॉल्ट बनेगी, और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और वाटर बनेगा यानी पानी यानी जल यानी H2O बनेगा। ये होगी रिएक्शन जब भी किसी एसिड को आप मेटल कार्बोनेट यानी मेटल, और देखिए मेटल कार्बोनेट का मतलब समझते हैं ना, कोई भी मेटल का अगर कार्बोनेट बन रहा है यानी CO3 बन रहा है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट समझते हैं ना, कोई भी मेटल का HCO3 बन रहा है, वो जब भी किसी एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो देखिए रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनेगी, रिस्पेक्टिव सॉल्ट के बाद अपना ये CO2 बनेगा, CO2 के बाद हाइड्रोजन बोल रहा हूँ, वाटर बनेगा H2O। जैसे एग्जांपल लेते हैं और समझ में आएगा। देखिए Na2CO3 का नाम सुना है, ये सोडियम की कार्बोनेट है। देखिए मेटल का कार्बोनेट तो मैंने यहाँ लिया, सोडियम का कार्बोनेट। वो कहता है जब सोडियम कार्बोनेट को किसी भी एसिड के साथ, लेट से HCl के साथ मैंने रिएक्ट करवाया तो कह रहा है रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनेगी। अब देखिए यहाँ पे क्या सॉल्ट बन सकती है, Na है, Cl है, तो सिंपली Na और Cl की सॉल्ट बन जाएगी, NaCl बन जाएगा, प्लस CO2 रहेगा, प्लस वाटर रहेगा। ये तो सिंपल है, ठीक है। अब अगर ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो आप इसे करें बैलेंस, क्योंकि आपको बैलेंसिंग आती है। देखो मैं एक हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी सेम मेटल का एक एग्जांपल ले लेता हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैं सोडियम का ही हाइड्रोजन कार्बोनेट लूँ, हाइड्रोजन कार्बोनेट, देखिए क्या बनेगा, NaHCO3 मुझे पता है सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट है। मैंने बोला इसको लेट से HCl यानी एसिड के साथ मैंने रिएक्ट करवाया, एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स टू फॉर्म सॉल्ट बनेगी। देखिए यहाँ सॉल्ट क्या बनेगी, Na प्लस Cl, सिंपली NaCl सॉल्ट बनेगी, प्लस टू फॉर्म CO2, देखिए CO2 ऐसे ही बनेगा, प्लस वाटर ऐसे ही बनेगा। तो देखिए ये रिएक्शन इसकी हो जाएगी। अगर बैलेंस नहीं है तो आप इसे कर सकते हैं बैलेंस, क्योंकि आपको बैलेंसिंग आती है, काफ़ी अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो चुकी है। तो ये था कि जब भी कोई एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट हो, ये चीज़ बनाएगा। ये सब आपको प्रॉपर्टीज़ याद करते जाना, इनका यूज़ बहुत होगा आगे जाके। तो ये थी 6th प्रॉपर्टी। आप बढ़ते हैं इस प्रॉपर्टी का एक एप्लीकेशन भी, जैसे वाइट वॉश वाला एप्लीकेशन पढ़ा था ना हम लोगों ने, वैसा ही इसका भी एक एप्लीकेशन है। तो मैं आपको वो समझाता हूँ एप्लीकेशन। वो एप्लीकेशन कहता है कि देखिए अगर मैं आपको प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे बताऊँ तो देखिए प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो एप्लीकेशन एक टाइप का जो यहाँ से बनता है। देखिए एप्लीकेशन कहते हैं, जैसे वाइट वॉश वाला एप्लीकेशन हम लोगों ने पढ़ा ना, देखा उसका कितना यूज़ था।
अगर आपने क्वेश्चन वाली वीडियो में देखोगे तो उसके बेस पे 2 या 3 क्वेश्चन आए थे अच्छे खासे, 5 मार्कर 1 मार्कर सारे फॉर्म में, 3 मार्कर 2 मार्कर्स में भी। तो ऐसी ये भी एप्लीकेशन है, ये भी एप्लीकेशन काफ़ी पूछा जाता है, बोर्ड्स में भी पूछा जाता है एंड काफ़ी उससे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी बनते हैं कि जब इस CO2 को मैंने क्या करा, CaOH होल ट्वाइस के साथ मिक्स करा। मतलब CaOH होल ट्वाइस हम सभी को पता होता है लाइम वाटर। क्या होता है? लाइम वाटर। मतलब मैंने एक लाइम वाटर में, एक टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर को ऐड करा, सोल्यूशन बनाया लाइम वाटर का, फिर उसके अंदर CO2 गैस को पास करवाया। तो देखिए रिएक्शन क्या होगी जब मैंने CO2 गैस को पास करवाया, तो देखिए रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन होगी कि ये जो है CO3 बन जाएगा, यहाँ से CO3 बन जाएगा। CO3 सबको पता है एक वाइट प्रेसिपिटेट है। क्या है? वाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, और क्या बनेगा, और देखिए रिएक्शन में पानी मिलेगा हमें H2O। ठीक है, तो वाइट प्रेसिपिटेट क्या करेगा पता है? ये वाइट प्रेसिपिटेट क्या करेगा, ये वाइट प्रेसिपिटेट इस लाइम वाटर को, जो लाइम वाटर हमने टेस्ट ट्यूब में लिया था ना, फिर जब उस टेस्ट ट्यूब पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करी, तो क्या देखेंगे हम, वो जो लाइम वाटर था वो मिल्की बन जाएगा। मतलब वो लाइम वाटर से मिल्की बन जाएगा। ठीक है, मतलब लाइम वाटर एक क्लियर सोल्यूशन था। ये क्या था? एक क्लियर सोल्यूशन। एक टेस्ट ट्यूब में लिया, एकदम क्लियर था ये। ठीक है, लेकिन जैसे उस टेस्ट ट्यूब में हमने CO2 गैस को पास करा, वैसे हमने देखा CaCO3 बना, जो एक वाइट प्रेसिपिटेट है। एंड इस प्रेसिपिटेट की वजह से जो टेस्ट ट्यूब में जो लाइम वाटर था ना, वो मिल्की बन गया। मतलब वाइट वाइट सा सब्सटेंस उसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया। तो वो क्लियर सोल्यूशन नहीं रहा, वो थोड़ा मिल्की सा हो गया टेस्ट ट्यूब में हमने देखा। ठीक है, फिर इसकी और आगे एक एप्लीकेशन है, इसी से और मिलती है हमें कि जब हम क्या करेंगे, इसी CaCO3 + H2O, उसी टेस्ट ट्यूब में जिसमें CaCO3 और H2O था, उसी टेस्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे, CaCO3 और H2O था इस टेस्ट ट्यूब में, इससे हम एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब फिर से एक बार कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करेंगे, उस टेस्ट ट्यूब में उस गैस को पास करवाएंगे। तो देखिए क्या मिलेगा हमें, CaCO3 H2 और CO2 की जब रिएक्शन होती है तो हमें मतलब CaHCO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, अब हमें जो टेस्ट ट्यूब है उसमें ये मिलेगा CaHCO3 कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलेगा। एंड कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो मिल्की था ना, उसको वापस से क्लियर सोल्यूशन बना देगा। जो पहले मिल्की हो गया था लाइम वाटर से, जो पहले मिल्की हो गया था इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, वाइट प्रेसिपिटेट की वजह से जो मिल्की हो गया था, जब हम वापस इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाएंगे, तो ये वापस से कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना के इस मिल्की को लाइम वाटर फिर से बना देगा। यानी फिर से एक बार जो यहाँ पे क्लियर सोल्यूशन था वो यहाँ पे भी क्लियर सोल्यूशन बन जाएगा। तो ये एक एप्लीकेशन है जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। सिंपल एप्लीकेशन है, बस कैसे कैसे पास करवाते जाना है, उसमें ये बनता जाएगा, उससे ये बनता जाएगा। सिंपल, आपने कैल्शियम वाला केस पहले भी पढ़ रखा है, ये रिएक्शन भी पहले पढ़ रखी है, ये रिएक्शन भी आप लोग याद कर लीजिए अगर आपने पढ़ नहीं रखी है। तो ये था एक एप्लीकेशन इसके ऊपर कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे कैसे क्या काम करता है, क्या कुछ बना सकता है। काफ़ी बार पूछा भी जा सकता है, ये जो है अपना कंसेप्ट बोर्ड में भी पूछा सकता है, बोर्ड में पूछा भी जा चुका है। तो अब बढ़ते हैं, देखिए 6 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली हैं, 2 प्रॉपर्टीज और बची हैं, तो पढ़ते हैं 7th प्रॉपर्टी। देखिए 7th प्रॉपर्टी बहुत प्यारी सी प्रॉपर्टी है, वो क्या कहती है ये देखते हैं। जो 7th प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, मैं आपको बताऊं। 7th प्रॉपर्टी जो है, 7th प्रॉपर्टी ये कहती है, 7th प्रॉपर्टी ये कहती है कि जब एसिड और बेस को रिएक्ट करवा दो साथ में, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस, ठीक है, रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनेगी प्लस वाटर बनेगा। एंड ऐसी टाइप की रिएक्शन को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऐसा क्यों कहा जाता है मैं यहाँ आपको बताता हूँ। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, पहले तो एक एग्जांपल लेंगे जिससे अच्छे समझ में आएगा। देखिए मैंने लिया एक बेस लिया, मान लीजिए NaOH एक बेस है, ये आप बाद में पढ़ेंगे कि NaOH क्या क्या कौन कौन से सब्सटेंस बेस होते हैं। अभी फिलहाल बेस बस समझ लीजिए, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। ठीक है, इसमें जब मैं एसिड मिलाऊँ, एसिड HCl जब मैंने मिलाया इसमें, तो देखिए सॉल्ट बनेगी। सबसे पहली बात क्या बनेगी? सॉल्ट। अब देखिए यहाँ से सॉल्ट हमें क्या मिल रही है, देखिए Na है और Cl है, तो साफ साफ NaCl हमें सॉल्ट मिल रही है, प्लस ये H और ये 2O यानी H2O हमें वाटर यहाँ मिल रहा है। ठीक है, अब बात करनी है कि ये
एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे, देखिए ये एक बेस है, इसके पास बेसिक प्रॉपर्टीज़ है, क्या है ये बेस है, इसके पास बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, और ये एक एसिड है, इसके पास एसिडिक प्रॉपर्टीज़ है, ये एक एसिड है। लेकिन जब एसिड और बेस को हमने मिलाया तो हमें क्या मिला, हमें एक सॉल्ट मिली जो न्यूट्रल है। ये सॉल्ट क्या है, न्यूट्रल, मतलब ना इसके पास एसिडिक प्रॉपर्टी है ना इसके पास बेसिक प्रॉपर्टी। इसलिए कहा जाता है जब भी एसिड और बेस मिलते हैं वो ईच अदर के इफेक्ट को नलीफाई कर देते हैं, मतलब ये इसका एसिडिक इफेक्ट खत्म कर देता है, ये इसका बेसिक इफेक्ट खत्म कर देता है, दे नलीफाई ईच अदर्स इफेक्ट। एंड जो हमें सॉल्ट मिलती है वो जो मिलती है टोटल रिजल्ट वो मिलता है न्यूट्रल, मतलब इसके पास ना एसिडिक प्रॉपर्टी ना बेसिक प्रॉपर्टी, एक न्यूट्रल सॉल्ट है। इसलिए इस रिएक्शन को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको भी आपको याद करना है, इसको भी हम काफ़ी जगह यूज़ करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को। एक लास्ट प्रॉपर्टी जो बची है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, फिर उसके बाद हम H+ आयंस वाले कंसेप्ट पे बढ़ेंगे। लेकिन लास्ट प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़िएगा, सारी प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे से पढ़नी है, याद करते जानी। देखिए लास्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखिए लास्ट प्रॉपर्टी भी काफ़ी अच्छे से पढ़नी है। लास्ट प्रॉपर्टी कहती है एट्थ प्रॉपर्टी, एट्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, सिंपल है, सारी प्रॉपर्टी सिंपल है, बस आपको याद करते जानिए कि एसिड जब किससे रिएक्ट होगा तो क्या बनाएगा, इससे रिएक्ट होगा तो क्या बनाएगा, फलाना से रिएक्ट होगा तो ढमाके से रिएक्ट होगा, क्या क्या बनाते जाएगा, ये सब आपको पढ़ते जाना है। देखिए एट्थ प्रॉपर्टी जो लास्ट प्रॉपर्टी इस सिलेबस में हमारे, वो कहती है कि जब मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा एसिड, कैसे, मेटल ऑक्साइड से जब एसिड रिएक्ट करेगा एसिड, तो देखिए क्या बनाएगा, वो बनाएगा अपना सॉल्ट प्लस वाटर। सेम है ये, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बिल्कुल सेम है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, अगर मैं एग्जांपल लूँ एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल, मैं कहूँ मेटल ऑक्साइड मैंने लिए CuO, आपको पता है CuO एक कॉपर ऑक्साइड, एक ऑक्साइड है मेटल का, उसमें जब मैं HCl मिलाता हूँ, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सॉल्ट क्या बनेगी, ये CuO था, यहाँ पे HCl था, तो CuCl2 यानी कॉपर क्लोराइड सॉल्ट बन गई, और H2O यहाँ से वाटर मिल गया। इसको आप बैलेंस चाहे तो बैलेंस कर सकते हैं। देखिए इसको बैलेंस कैसे करेंगे, Cu यहाँ 1 था सॉल्ट है, फिर देखते हैं नॉन मेटल, देखिए क्लोरीन यहाँ सिर्फ 1 है, यहाँ 2 है, तो इसको 2 करना पड़ेगा, ठीक है। अब फिर से देखते हैं, फिर से वापस कूदते हैं, मेटल देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है सॉल्ट, नॉन मेटल यहाँ पे 2 है सॉल्ट। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है सॉल्ट, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है सॉल्ट। मेटल ऑक्साइड जब किसी भी एसिड से रिएक्ट करेगा तो सेम रिएक्शन होगी, सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। अब देखिए ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है, क्योंकि सॉल्ट प्लस वाटर मिल रहा है, ठीक है, और ये एक एसिड है, ठीक है, और ये क्या बना रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर। इस बात को ध्यान से समझिएगा, काफ़ी कंसेप्चुअल बात है। और ये देखिए क्या होगा, सॉल्ट प्लस वाटर तभी बनता है जब एसिड के साथ बेस रिएक्ट होता है, यानी ये क्या है, एक बेस, यानी ये मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। यहां से कंक्लूजन निकला कि जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं। मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड की अगर बात करें, मेटल हाइड्रोक्साइड की भी अगर हम बात करें तो वो भी सेम होता है, मेटल ऑक्साइड भी सेम नेचर बेसिक नेचर, मेटल हाइड्रोक्साइड भी बेसिक नेचर, क्योंकि सेम वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दिखाते हैं। तो ये यहाँ से इस प्रॉपर्टी से काफ़ी सुंदर कंक्लूजन निकला जो बाद में काम भी आएगा हमारे, कि सारे मेटल ऑक्साइड्स एंड सारे मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एक्सेप्ट एक्सेप्शंस, ठीक है। एक्सेप्शंस की बात जब आएगी तब करेंगे। जैसे अभी जो एक्सेप्शन था पिछले लेक्चर में वो था कि कार्बोनिक एसिड एक मिनरल एसिड है लेकिन वो वीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसका आज हम रीजन भी जानेंगे। वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड को और डिटेल में भी पढ़ना है आज में। तो ये था सारी प्रॉपर्टीज, आठों की आठों, ऑल द 8 प्रॉपर्टीज आर डिस्कस्ड हेयर ऑन द वाइट बोर्ड। तो सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस हो चुकी हैं। अब हमें पढ़ना है व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन, जो आपके एनसीईआरटी में एक टॉपिक है जो काफ़ी बच्चों को मुझे लगता है थोड़ा सा उसमें कन्फ्यूजन होती है, तो उसको आज क्लियर करेंगे उस कन्फ्यूजन को। तो चलते हैं जो आज का मेन टॉपिक है एंड एसिड से रिलेटेड जो लास्ट टॉपिक बचा है हमारे पास, कि एसिड्स को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो H+ आयंस क्रिएट होता है। आइए उस कॉन्सेप्ट को साथ में पढ़ते हैं। हमें बात करनी है कि व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन की।
आइए बात करते हैं उसकी कि H प्लस आयन जब वाटर में जाते हैं तो क्या वाटर क्रिएट होता है, कैसे क्रिएट होता है, उसकी बात करनी है हमें। देखिए बहुत ही प्यारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, तो इसे थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करते हैं, इसको समझते हैं अच्छे से। देखिए व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव कॉमन, देखिए क्या है कॉमन सारे एसिड्स में, ऑल एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कंटेन करते हैं। क्या कंटेन करते हैं? हाइड्रोजन। मतलब सारे एसिड्स में आपने देखा होगा हाइड्रोजन जरूर होता है, जैसे HCl में भी हाइड्रोजन है, H2SO4 में भी हाइड्रोजन है, HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड में भी हाइड्रोजन है। तो ये सारे एसिड्स में मोस्टली हाइड्रोजन जरूर पाया जाता है। तो यहाँ से एक बात आपको समझनी है कि जितने भी एसिड्स हैं उनका अगर आप केमिकल फॉर्मूला देखेंगे तो आपको हाइड्रोजन जरूर मिलेगा। ठीक है, आइए देखिए और क्या है। एसिड्स को जब हम डाइल्यूट करते हैं ना वाटर, एसिड्स को जब हम डिसॉल्व करते हैं वाटर में, व्हेन एसिड्स आर डिसॉल्व इन वाटर, डिसॉल्व्ड इन वाटर, जब हमने एसिड लिया उसे पानी में डिसॉल्व करवा दिया तो H प्लस आयंस क्रिएट होते हैं। क्या? H प्लस AQ आयंस। अभी AQ क्या लिखा है उसका भी कंसेप्ट अभी समझाऊंगा। H प्लस AQ आयंस क्रिएट होते हैं। ठीक है, हमने फोर्थ या थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो इसी आयंस की मदद से कंडक्ट करते हैं। देखिए इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होगी, जब कोई भी चार्ज मूव होगा, अब वो चार्ज को कौन मूव करवाएगा उस सोल्यूशन में? आयंस मूव करवाएंगे। तो जब एसिड्स डिसॉल्व होते हैं इन वाटर इन H2O, तब आयंस क्रिएट हो जाते हैं और यही आयंस क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज को मूव करवाते हैं सोल्यूशन में, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। इसलिए एसिड जब डिसॉल्व स्टेट में होते हैं, जब पानी के साथ सोल्यूशन होता है उनका, तो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी इन्हीं आयंस की वजह से। अब देखिए H प्लस आयंस है, H प्लस AQ आयंस है, तो क्या करते हैं? ये जो हाइड्रोजन के आयंस होते हैं ना, वो इस वाटर के H2 आयन से मिल जाते हैं। H2 आयन से, H2 से ये H प्लस आयंस मिल जाते हैं, तो देखिए क्या बनाते हैं? H3O प्लस आयंस। इनको हम कहा कहते हैं? हाइड्रोनियम आयंस। क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयंस। यही वो आयंस हैं, असल में यही आयंस होते हैं H3O प्लस आयंस जो एसिड से क्रिएट होते हैं। लेकिन H3O प्लस को आप H प्लस AQ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए AQ का क्या मतलब है? सोल्यूशन इन वाटर, तो इसका यही मतलब हो गया H प्लस H2O का, तो इसको हम H प्लस AQ आयंस भी लिख सकते हैं। AQ क्यों लिखना है? क्योंकि जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं वाटर, देखिए एसिड्स को जब आप वाटर के साथ डिसॉल्व करेंगे तो जो हाइड्रोजन है ना वो सेपरेट हो जाएगा उस एसिड से, और सेपरेट होकर H प्लस आयंस बना लेगा। तो H प्लस आयंस क्या करेंगे? वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयंस बनाते हैं असल में, H प्लस AQ आयंस, यानी हाइड्रोनियम आयंस बनाते हैं क्योंकि वाटर में रिएक्ट होते हैं, तो ये आयंस भी वाटर के साथ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये मतलब समझ में, H प्लस AQ हमेशा लिखना है आपको, ये बात समझनी है। अगर H प्लस AQ नहीं लिखना है तो H3O प्लस लिखना है, क्योंकि यही आयंस फॉर्म होते हैं वाटर में जब एसिड को डिसॉल्व करते हैं। एक बात समझ में आई? अब देखिए सारे एसिड्स में हाइड्रोजन कॉमन है। जैसे HCl को अगर मैं, देखिए HCl को अगर मैं वाटर में डिसॉल्व करूं तो H प्लस आयंस अलग हो जाएंगे, H प्लस AQ आयंस, और Cl माइनस आयंस अलग हो जाएंगे। अगर मैं इसको अलग करूं तो देखिए 2H प्लस AQ आयंस अलग हो जाएंगे और SO4 2 माइनस आयंस अलग हो जाएंगे। इसको अगर मैं वाटर के साथ डिसॉल्व करूं तो देखिए H प्लस AQ आयंस अलग हो जाएंगे और NO3 माइनस आयंस अलग हो जाएंगे। तो क्या होता है? जब भी वाटर के साथ डिसॉल्व करो तो आयनाइजेशन हो जाती है। आयनाइजेशन मतलब आयन सेपरेट हो जाते हैं, तो H प्लस आयंस क्रिएट हो जाता है। देखिए हर एसिड में हाइड्रोजन का आयन है, H प्लस आयन है, H प्लस AQ यानी H3O प्लस हाइड्रोनियम आयंस हर एसिड में बन रहा है। ये क्यों बनता है? क्योंकि मैंने आपको समझा दिया, वाटर में H प्लस आयंस वाटर से रिएक्ट कर जाते हैं तो हाइड्रोनियम आयंस बनाते हैं, यानी असल में जो आयंस होते हैं हाइड्रोनियम आयंस यानी H प्लस AQ आयंस। तो क्या होता है? हर एसिड में, यानी ऑल एसिड्स हैव हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोजन AQ आयंस इन देम। मतलब हर एसिड की जो एसिडिक प्रॉपर्टी होती है वो किससे पता चलती है? H प्लस आयन से। मतलब एसिडिक प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? एसिडिक प्रॉपर्टी H प्लस आयंस पे डिपेंड करती है। मतलब मैंने एक, मान लीजिए सब्सटेंस लिया, उसकी वो एसिडिक प्रॉपर्टी दिखा रहा है, इसका मतलब वो हमेशा पक्का वो वाटर में क्या करेगा? हाइड्रोजन आयन जो है फॉर्म करेगा। ठीक है, तो एसिडिक प्रॉपर्टीज़ को अब हमने H प्लस आयंस के साथ रिलेट करना शुरू कर दिया कि वो सारे एसिड होंगे जो H प्लस आयंस क्रिएट करेंगे वाटर में डिसॉल्व होने के बाद। यानी जो एसिडिक प्रॉपर्टी है वो H प्लस आयंस पे डिपेंड है। मतलब सारे एसिड H प्लस आयंस बनाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे डिसॉल्व होने के बाद, और जो नहीं हुए उसका मतलब वो एसिड
नहीं है। तो एसिडिक प्रॉपर्टी को ऐसे देखना, जो एसिड मतलब जो सब्सटेंस डिजोल्व हो गया वाटर में, H+ आयंस बना दिए, वो एसिड है, यानी वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। और जो नहीं हुआ डिजोल्व वाटर में, जो नहीं हो पाया, जो जिसने H+ आयंस नहीं बनाया, इसका मतलब वो सब्सटेंस एसिडिक नहीं है, एसिड नहीं है। अब देखिए आपके मन में बात आ रही होगी कि क्या सारे एसिड्स हाइड्रोजन आयंस को फॉर्म करते हैं? जी हाँ, सारे एसिड्स हाइड्रोजन आयंस को फॉर्म करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी सब्सटेंस जो हाइड्रोजन आयंस बना रहा हो वो एसिड होता है। देखिए ऑल एसिड्स डिजोल्व आयनाइज H+ आयंस इन वाटर। ऑल एसिड, जितने भी एसिड होंगे वो पक्का से पक्का H+ आयंस को क्या करेंगे? आयनाइज करेंगे वाटर में। लेकिन ऐसा नहीं कि हर सब्सटेंस जिसके पास हाइड्रोजन आयंस जो डिजोल्व हो रहा है वाटर में, वो जैसे एल्कोहल है, एल्कोहल और ग्लूकोज, ये भी वाटर में H+ आयंस क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं अपने आप से, आयनाइज हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि अल्कोहल और ग्लूकोज वो है एसिड्स हैं। तो ज़रूरी नहीं है जितने भी सब्सटेंस है वो H+ आयंस को अगर आयनाइज कर रहे हैं तो वो एसिड हैं, लेकिन सारे एसिड्स H+ आयंस को जरूर से जरूर आयनाइज करेंगे। तो H+ आयंस का कंसेप्ट समझ में आ रहा है आपको? बस इतना समझिए कि जब एसिड्स वाटर में डिसॉल्व होते हैं ना, तो ये H+AQ आयंस उनसे सेपरेट हो जाते हैं। H+AQ आयंस उनसे सेपरेट हो जाते हैं, और यही H+AQ आयंस से एसिडिक प्रॉपर्टीज़ का पता लगा सकते हैं हम, कि जब भी एसिडिक प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? H+ आयंस से। मतलब वो सब्सटेंस जो H+ आयंस को करेगा डिसॉल्व वाटर में, वो एसिड होगा। बस खत्म बात। जो भी सब्सटेंस H+ आयंस को वाटर में डिसॉल्व करेगा वो पक्का से पक्का एसिड होगा, एसिडिक प्रॉपर्टी वो शो करेगा। और जो नहीं करेगा इसका मतलब वो एसिड्स नहीं होगा। बस ये कंसेप्ट था। मोटा मोटा जो कंक्लूजन निकला वो यही निकला कि H+ आयंस एसिडिक प्रॉपर्टी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर H+ आयंस क्रिएट होंगे वाटर में, आयनाइज होंगे, तो एसिडिक प्रॉपर्टी होगी, वरना नहीं होगी। काफ़ी बातें समझ में आ गई होंगी। H+ आयंस का जो कंसेप्ट होता है काफ़ी बच्चों को नहीं पता होता है, वो कंसेप्ट अब पता चल गया होगा। और देखिए क्या बात कर सकते हैं हम। और अब स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड हमने जब पिछले लेक्चर में पढ़ा था, किस बेसिस पे पढ़ा था? इस बेसिस पे पढ़ा था कि मिनरल एसिड जो होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो वीक होते हैं, है ना। अब मिनरल एसिड्स में भी काफ़ी ऐसे एसिड्स होते हैं जो वीक होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कार्बोनिक एसिड वीक होता है, एसिटिक एसिड वीक होता है, वीक मिनरल एसिड जो है। तो अब जो डेफिनेशन होगी, ऑर्गेनिक एसिड तो सारे वीक हैं ही, उनकी तो बात ही नहीं है, लेकिन मिनरल में कुछ स्ट्रॉन्ग है कुछ वीक है। ऐसा क्यों होता है? देखिए जो अब है ना स्ट्रॉन्ग, अब जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं उनको हम कैसे कंपेयर करेंगे? अब हमें जितनी भी एसिड्स के बारे में बात करनी है वो हाइड्रोजन आयन से रिलेटेड बात करनी है। यानी स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होंगे जो लार्ज अमाउंट ऑफ H+AQ आयंस को जनरेट करेंगे व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। और वीक एसिड्स क्या होंगे? वीक एसिड्स क्या होंगे? जो स्मॉल अमाउंट ऑफ H+AQ आयंस ये भी करेंगे, क्योंकि भैया ये एसिड्स तो हैं ही, तो ये भी पानी के साथ, देखिए पानी के साथ ये भी मिलने पे H+ आयंस जनरेट करेंगे, लेकिन ये स्मॉल अमाउंट ऑफ जो है H+AQ आयंस जनरेट करेंगे, इसलिए वीक एसिड्स हैं। एंड इनसे कंपैरिजन में ये ज़्यादा लार्ज अमाउंट में H+ आयंस को आयनाइज कर पाएंगे, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो गए। जैसे एग्जांपल हो गया HCl, H2SO4, HNO3, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ H+ आयंस को आयनाइज कर पाते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हो कार्बोनिक एसिड, और अगर एग्जांपल हो गया एसिटिक एसिड। मतलब ये सब क्या है? वीक एसिड्स हैं। इतना ज़्यादा इनसे कंपैरिजन में इतना ज़्यादा वो नहीं कर पाते हैं, H+ आयंस को आयनाइज नहीं कर सकते हैं वाटर में, इसलिए वीक एसिड्स के कंपैरिजन में आते हैं। तो हमने वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड्स को भी H+ आयंस के कंसेप्ट पे डिफाइन कर लिया है कि स्ट्रॉन्ग एसिड वो जो लार्ज अमाउंट ऑफ H+ आयंस आयनाइज करें, एंड वीक एसिड्स वो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ H+ आयंस आयनाइज करें इन वाटर। अब देखिए एक और कंसेप्ट समझना जरूरी है कि एसिड, अब ये कंसेप्ट बहुत प्यारा है क्योंकि आपने H+ आयंस जो है ना उसका कंसेप्ट समझ लिया है। तो अब इसको अगर आप समझ लेंगे अच्छे से, तो ये लास्ट टॉपिक है बिल्कुल जो अब मैं बोर्ड पे लिखने वाला हूँ, तो समझ लीजिए आपका एसिड का पूरा जो कंसेप्ट है ना वो पूरा क्लियर है अगर आपने ये समझ लिया। ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ। कह रहा है कि एसिड्स अगर डिजॉल्व नहीं है वाटर, मतलब अगर एसिड का मेरे पास सोल्यूशन नहीं है, HCl को अगर मैंने वाटर में डिजॉल्व नहीं करा, HCl खाली ड्राई पड़ा है मेरे पास, ड्राई HCl, उसको मैंने वाटर में सॉल्व करा ही नहीं, मतलब H+ आयंस क्रिएट नहीं हुए, तो ऐसे एसिड्स यानी ड्राई एसिड्स मैं कह सकता हूँ।
कि ये एक्यू एसिड्स नहीं है, सॉल्ट नहीं है, डिजॉल्व नहीं है वाटर में। ये ड्राई एसिड जो है ना वो एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे वो भी समझा देता हूँ। क्योंकि H प्लस एक्यू आयंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। अगर वाटर के साथ एसिड सॉल्यूबल नहीं है तो H प्लस एक्यू आयंस नहीं बनेंगे। एंड H प्लस एक्यू आयंस क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एसिडिक प्रॉपर्टी से, तो जब तक H प्लस एक्यू आयंस नहीं बनेंगे तब तक एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं होगी। तो जो ड्राई एसिड्स है, जैसे ड्राई HCl का मैं ले लूँ, ड्राई HCl, ठीक है, ये जो है एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। हमें कैसे पता चलेगा कि ये शो नहीं करेगा? लिटमस पेपर इस पर डाल दो, ब्लू लिटमस पेपर इस पर डाल दो। जब मैंने ड्राई HCl में ब्लू लिटमस पेपर डाला तो वो रेड लिटमस पेपर में बदला ही नहीं, इसका मतलब एसिडिक प्रॉपर्टी वो शो कर ही नहीं रहा। लेकिन जैसे ही मैंने HCl को सोल्यूशन लिया, HCl का वाटर में, HCl AQ लिया मैंने यहाँ पे, HCl AQ यानी HCl का सोल्यूशन लिया वाटर में, फिर जब मैंने इस पर ब्लू लिटमस पेपर डाला तो रेड लिटमस पेपर में बदल गया। क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन द सोल्यूशन ऑफ HCl, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर H प्लस एक्यू आयंस क्रिएट हुए। क्योंकि वो क्रिएट हुए तो एसिडिक प्रॉपर्टी शो हुई, इसलिए ये लिटमस पेपर के कलर को चेंज कर पाया। लेकिन क्योंकि ड्राई HCl में, यानी ड्राई एसिड्स में, वो डिजोल्व ही नहीं है वाटर के साथ, H प्लस आयंस एक्यू आयंस आयनाइज ही नहीं हो रहे, जनरेट ही नहीं हो रहे, तो एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो नहीं होगी। क्योंकि H प्लस एक्यू आयंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, दे कैन ओनली बी आयनाइज इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो ये बात बहुत, मतलब आज की कंक्लूजन बात है। जितना भी लेक्चर है, जितनी भी मेहनत हमने करी है इस पूरे लेक्चर में, उससे हमें यही जो एक मेन बात है ना वो जानने को मिली कि एसिड्स एसिडिक प्रॉपर्टी तभी शो करेंगे जब वो सोल्यूशन में हो वाटर के साथ, यानी एसिड्स का एक्यू सोल्यूशन हो, क्योंकि तभी एक्यू आयंस जनरेट होंगे, H प्लस एक्यू आयंस, एंड तभी वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेंगे। ड्राई एसिड्स कभी भी प्रॉपर्टी शो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि एब्सेंस ऑफ वाटर रहता है, वाटर के साथ होते नहीं है, तो उनके जो मेन प्रॉपर्टी शो करने वाले H प्लस एक्यू आयंस है वो ही जनरेट नहीं होंगे, तो प्रॉपर्टी कैसे शो करेंगे? बस एसिड्स के इतना सिलेबस में इतना ही है। अब जो ज़रूरत है यहाँ पे 2-3 इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल की ज़रूरत है, 1 2 3 1 2 3 इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल, जिससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। काफ़ी अच्छे मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जितने भी मैंने कंसेप्ट पढ़े हैं मैं उस पर 1 2 3 टाइप के क्वेश्चन लाता हूँ, उससे आप सॉल्व करेंगे, आपका दिमाग थोड़ा खुले। जो आप इतनी देर से थ्योरी पढ़ रहे थे, थोड़ा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन से रूबरू होंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल एसिड्स की थ्योरी यहीं पर ख़त्म होती है। सारा एसिड जितना भी आपका NCERT सिलेबस में हमने पढ़ चुके हैं, मैं लाता हूँ स्क्रीन पे क्वेश्चंस, उनको करेंगे सॉल्व, फिर इस वीडियो करेंगे रैप अप। स्क्रीन पे क्वेश्चन है डिफाइन अपना डाइल्यूशन को हम डिफाइन कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, लेकिन वो वाटर के बेसिस पे, मतलब वो बहुत सिंपल डेफिनेशन थी कि जब हम कंसनट्रेटेड एसिड में ज़्यादा वाटर मिक्स करते जाएंगे तो एसिड कंसनट्रेट से डाइल्यूट बनता जाएगा। लेकिन अब बात करनी है हमें अपने जो भी टर्म्स पढ़ चुके हैं, तो डाइल्यूशन, अगर आपको वो NCERT की डेफिनेशन याद होगी, वही है यहाँ पे, सिंपल वही डेफिनेशन है कि डाइल्यूशन में क्या होता है। डाइल्यूशन एक प्रोसेस होती है, डाइल्यूशन एक ऐसी प्रोसेस है जब हम कंसनट्रेटेड एसिड में वाटर मिक्स करते जाते हैं, डाइल्यूट करते जाते हैं, मतलब इस कंसनट्रेटेड एसिड में वाटर मिक्स करते जाते हैं। तो हम पढ़ रखा है कि वाटर में कंसनट्रेटेड एसिड डाइल्यूट करते हैं, पिछले लेक्चर में हम पढ़ रखे हैं। तो क्या होता है पता है, यहाँ पे जो कंसनट्रेशन होती है ना वो डिक्रीज होती है। भाई सिंपल है, कंसनट्रेटेड एसिड की जब कंसनट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी तभी तो डाइल्यूट एसिड बनता जाएगा, लेकिन कंसनट्रेशन डिक्रीज होती है एसिड्स की। अब देखो एसिड्स में होता क्या है, H प्लस आयंस, वही एसिडिक प्रॉपर्टी होती है, तो कंसनट्रेशन यहाँ पे किसकी डिक्रीज होती है, H प्लस एक्यू आयंस की, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं H3O प्लस आयंस की जो कंसनट्रेशन होती है डिक्रीज होते जाती है, डिक्रीजेस पर यूनिट वॉल्यूम, डिक्रीजेस पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक वॉल्यूम के अगर कंपैरिजन में एक यूनिट की आयंस डिक्रीज होते जाएंगे, एक पर यूनिट वॉल्यूम, पर वॉल्यूम में एक एक यूनिट आयंस जो है डिक्रीज होते जाएंगे। तो ये है अब न्यू डेफिनेशन डाइल्यूशन की। देखो कंसंट्रेशन को अगर डाइल्यूट बनाना है तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, एसिड की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है। एसिड में क्या होता है, H प्लस एक्यू आयंस जब वही डिक्रीज होंगे तभी तो डाइल्यूट बनता जाएगा। तो H3O प्लस यानी H प्लस एक्यू आयंस की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब हर एक वॉल्यूम में एक यूनिट आयंस की जो है, हर वॉल्यूम में एक यूनिट आयंस की जो है कंसंट्रेशन डिक्रीज होते जाती है। तो ये है न्यू डेफिनेशन ऑफ डाइल्यूशन। एक और क्वेश्चन लाता हूँ, उसे भी करेंगे सॉल्व स्क्रीन पे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बेस पे ये क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप ले जाएंगे इस क्वेश्चन को, उड़ा ले जाएंगे।
क्वेश्चन क्या कहता है, इक्वल लेंथ्स ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब्स ए एंड बी, HCl is added to test tube A while CH3COOH यानी एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, और ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है। इज एडेड टू बी यानी इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब बी इन विच टेस्ट ट्यूब फिजिंग विल अकर मोर विगरसली। अब काफ़ी बच्चों को ये फिजिंग का मतलब नहीं पता। देखो जब भी किसी टेस्ट ट्यूब में यानी किसी भी एक्सपेरिमेंट में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है ना, हाइड्रोजन गैस जब इवॉल्व होती है तो फिजिंग होती है। मतलब ये समझ लो बस हाइड्रोजन गैस जब भी कहीं इवॉल्व होगी तो फिजिंग एक चीज़ है जो होगी, ठीक है, होता है कुछ फिजिंग, ठीक है, हाइड्रोजन गैस से रिलेटेड। अब देखो हाइड्रोजन गैस तो होगी क्योंकि मैग्नीशियम रिबन है यहाँ पे, यानी मैग्नीशियम एक मेटल है, ठीक है। ये मेटल जब किसी भी एसिड से रिएक्ट करेगा, दोनों एसिड ही हैं तो एसिड से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनेगी प्लस हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस तो इवॉल्व होगी यानी फिजिंग तो होगी। वो कह रहा है कि विल अकर मोर विगरसली, मतलब कौन से टेस्ट ट्यूब में ये ज़्यादा तेजी से होगी। देखो इसका सेम सिंपल कंसेप्ट है। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो है CH3COOH यानी एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है। तो इसमें अमाउंट ऑफ H+AQ आयंस ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस रिएक्ट कर पाएंगे, तो ज़्यादा हाइड्रोजन इवॉल्व होगी, ज़्यादा अच्छे से फिजिंग होगी। और इसमें जो है H+AQ आयंस इसके कंपैरिजन में कम है क्योंकि ये वीक एसिड है इसलिए कम है, तो इसमें ज़्यादा अच्छे से नहीं होगी। देखो हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा, तो हाइड्रोजन जो इवॉल्व होगी ज़्यादा अच्छे से, मतलब ज़्यादा विगरसली इवॉल्व होगी क्योंकि आयंस ही ज़्यादा है तो हाइड्रोजन गैस की अमाउंट भी ज़्यादा ही होगी। और देखिए यहाँ पे कंपैरिजन में आयंस कम है तो हाइड्रोजन गैस उतने अच्छे से इवॉल्व हो नहीं पाएगी, फिजिंग ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। आयंस ज़्यादा, हाइड्रोजन गैस अमाउंट ऑफ इवॉल्व ज़्यादा, तो फिजिंग भी बहुत तगड़ी होगी। स्ट्रॉन्ग एसिड लार्ज अमाउंट ऑफ H+AQ आयंस, मोर विगरस फिजिंग विद the evolution of hydrogen gas because of H+AQ ions are there in large amount। और इसमें वीक प्लस इसके कंपैरिजन में लो अमाउंट, इसलिए फिजिंग नहीं हो पाएगी। तो आंसर है अपना HCl। रीजन हम पढ़ चुके हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और जो भी है अपना लार्ज अमाउंट ऑफ H+ आयंस क्रिएट होंगे। एक क्वेश्चन NCERT क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट खुलेगा, उसको आप खुद सॉल्व करें, खुद दिमाग लगाएं। मुझे नहीं लगता वो क्वेश्चन पे आप अगर पढ़ रखा होगा तभी सॉल्व कर पाएंगे, अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं पढ़ रखा होगा तो आप उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो क्या करें, थ्योरी का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को पढ़ें पहले, फिर समझें। अगर आपसे हो जा रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं हो जाता तो एक बार NCERT बुक पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, आप देखें आप कहीं चूक तो नहीं रहे हैं एसिड वाले कंसेप्ट में, फिर दिमाग लगाएं। और फिर मैं उसका आंसर तो अगले लेक्चर में स्टार्टिंग में दूंगा ही। तो मैं लाता हूँ स्क्रीन पर आपका होमवर्क क्वेश्चन है। होमवर्क क्वेश्चन अगर आपसे बन गया तो वेल एंड गुड, लेकिन बन ही जाना चाहिए यार। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात हो रही है, ठीक है ना, एसिड न्यूट्रलाइज हो रहा है, नहीं न्यूट्रलाइजेशन की बात हो रही है। अब दिमाग लगाइए न्यूट्रलाइजेशन में होता क्या है, और मुझे ये बताइए कि न्यूट्रलाइजेशन के दौरान H+AQ आयंस का क्या होता है, और रिएक्शन के बाद क्या टेम्परेचर बढ़ता है या घटता है जब एक एसिड न्यूट्रलाइज होता है, यानी न्यूट्रलाइजेशन जब रिएक्शन होती है। आंसर कमेंट करो अगर आपको आता है तो, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं अगले लेक्चर में इसे डिटेल में समझाऊंगा। शुरुआत में ही तो एसिड खत्म हो चुका है, अगले लेक्चर से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद बेस को शुरू करेंगे, बेस के बारे में जानेंगे, फिर बेस को धीरे धीरे खत्म करेंगे, फिर सॉल्ट्स के बारे में जानेंगे, फिर लास्ट में आप सभी को पता है जैसे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में लास्ट में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए, वैसे इसके भी, इस चैप्टर के भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। बने रहें, मैथ की जो सीरीज़ अब निकल चुकी है धीरे धीरे उसे भी सॉल्व करते रहे, मैथ की सीरीज़ निकलने वाली है। आई होप आप मैथ का क्वेश्चन भी सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे कमेंट लिखिए, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ, इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बात करेंगे अगले लेक्चर में बेस की, मिलते हैं कल परसों, जब भी मिलना होगा तब मिलेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय।